अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। आज बात करेंगे सबसे पहले ऐसे पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर जाके असाइलम लेते हैं, वो आइंदा पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला हुआ है, इसका पस मंज़र क्या है, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात के ऊपर एक बहुत धमाकेदार बयान दिया है। वो क्या है बताएंगे एजाज सैयद। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक बहुत अहम फैसला आया है, जिससे हुक्मरान इत्तेहाद बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को एक धचका पहुंचा है। उसकी तफसीलात हमें देंगे अवैस यूसुफजई। और फिर बजट के ऊपर भी थोड़ी बातचीत होगी कि आम आदमी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं। एजाज कैसे हैं? आसिफ मैं खरीद से हूँ। आपने जो सबसे एंड पे बात की ना, वो सबसे शुरू में करते हैं। हाँ, वैसे आम आदमी की दिलचस्पी की तो बात वही है। हाँ, तो आपने वो सबसे एंड पे बात की है। तो पहले बात कर लेते हैं। आप बताएं। आप बताएं ना कि क्या बजट में क्या है। एजाज, उसमें ये था कि जो बजट में वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मुआशी प्रेशर हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा प्रेशर है एक इस चीज़ का भी कि कम अज़ कम उजरत जो है उसको बढ़ाया जाए, सरकार में भी और प्राइवेट शोबे में भी, और इसको इसके निफाज के लिए भी कोई तो पॉलिसी लाई कितनी जाए। उजरत बढ़ रही है? ये आपको पैसों में बतानी है या फुटों में बतानी है? आप फुटों में बता रहे हैं। फोटो में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ये पहले 32,000 है और शायद ये कहा जा रहा है कि यानी फुट 1.5 फुट जी कुछ इतनी थोड़ी बहुत बहुत मुश्किल है आम आदमी के लिए अच्छा। बजट बनाना, और ये बड़ी एक सीरियस बात है। और मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो कम अज़ कम उजरत जो है ना 50,000 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल लेकिन मेरा में ख्याल है 2-3 हज़ार रुपये का इजाफा अगर हो गया तो बड़ी बात होगी। जी हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि इन दिनों में जो प्राइस हाइक है वो नीचे आई है। जी, वो नीचे आई है, लेकिन जो महंगाई है उसमें थोड़ा जी, फर्क लेकिन पड़ा है। बाकी फैक्टर्स जो है ना आपके उसमें उस तरह चीज़ें नीचे नहीं आई। और फिर बिजली के बिल या वो देखें, वो तो उस तरह नीचे नहीं आ रहे, तो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ऐसा ही है, बिल्कुल उसको चलाना। तो एजाज, सबसे पहले उसके ऊपर बात करें जो आज पासपोर्ट वाला इशू है। अच्छा आसिफ, मेरे ख्याल में थोड़ी सी तफसील मैं बताता हूँ, बैकग्राउंड आप बताइए। जी जी प्लीज़। ठीक है ना। 5 जून को वजारत दाखिला के जो वज़ीर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने वजारत दाखिला को हिदायत दी और फिर पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि मुल्की सलामती के लिए और सिक्योरिटी के लिए और मुल्की मफादात के लिए पूरी दुनिया में जो पनाह गज़ीन हैं या जो असाइलम सीकर्स हैं, जो सियासी पनाह लेते हैं या अदरवाइज़ पनाह लेते हैं, उनको पासपोर्ट जारी नहीं होगा। ये सर्कुलर 5 जून को जारी हो गया है और आज ये रिपोर्ट हो गया है। वो हमने किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है। ये तो ये एक फ़ैसला है और कहा गया कि ये मुल्की मफाद में हमने ये फ़ैसला किया है। इसका बैकग्राउंड आप बताएं और फिर थोड़ी सी बात मैं आगे करूँ। जी एजाज, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत दिलचस्प है, वो इस फैसले से भी बड़ा ज़्यादा दिलचस्प है। देखें, जो वियना कन्वेंशन है ना 1951 का, उसके सिग्नेटरी जितने भी ममालिक हैं वो बाउंड हैं कि अगर उनके मुल्क में आके किसी भी सिग्नेटरी मुल्क का बंदा असाइलम लेता है और वो कहता है कि मेरे मुल्क में मुझे, मेरी जान को, मेरी फैमिली को ख़तरा है, तो उसको असाइलम दिया जाएगा। ठीक है, उसको पनाह गज़ीन का स्टेटस, मुहाजिर का स्टेटस दिया जाएगा। और एजाज़, पाकिस्तान के जो भी इकनॉमिक हालात हैं आम आदमी के, मैं उस पर बात नहीं करता और यहाँ से लोग क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन पिछले चंद सालों में पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोग गए हैं कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को विज़िट वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग आए हुए हैं असाइलम सीकर्स, कि ये ना हो कि जिसको विज़िट वीज़ा दें तो वो भी आके यहाँ असाइलम सीक कर ले। और फिर इससे जेन्युइन लोगों का हक मुतासिर होता है जो विज़िट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं या किसी और वीज़ा पे जाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग डंकीज़ के ज़रिए भी जाते हैं। अच्छा, असाइलम कौन से मुल्कों के लोग लेते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, इस तरह के जो ममालिक हैं यहाँ के लोग असाइलम लेते हैं। लेकिन एजाज़, पाकिस्तान से जब बहुत बड़ी तादाद में लोग मुआशी हालात से घबरा के या जिस वजह से भी यहाँ से गए, तो उन्होंने जब असाइलम सीख किए दूसरे मुल्कों में, तो उन्होंने अपनी धरती माँ जो है उसके ख़िलाफ़ वहाँ लिखा, पाकिस्तान के बारे में लिखना पड़ता है आपको कि मुझे वहाँ पे लाइफ थ्रेट है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, वहाँ की हुकूमत मेरे ख़िलाफ़ है, वहाँ की स्टेट मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें जब आप लिखते हैं
और आप मुहाजिर का स्टेटस लेते हैं, उस मुल्क के जो टैक्स पेयर की मनी है उस पर आप बेनिफिट्स लेते हैं। मुहाजिर को बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पता है, उसको रिहाइश देनी पड़ती है, उसको मुआवजा दिया जाता है जब तक वो काम नहीं करता, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो इससे बाकी दुनिया के ममालिक भी परेशान होते हैं। तो इसमें हमारे अभी जो डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन है मुस्तफ़ा जमाल काजी, काफ़ी एक्टिव प्रोएक्टिव आदमी हैं बल्कि, और बड़े मुतहरक हैं। और जब से यहाँ पे आए हैं उन्होंने ऐसे वो सारे इकदाम किए हैं जो आम अफसर जिनमें हाथ डालते हुए डरते हैं। नोटिफिकेशन तो 5 जून को हुआ है, पाकिस्तान फरवरी से पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा। फरवरी से उन्होंने ये मैटर रोक के रखा हुआ था, और दुनिया का कोई पाकिस्तान में एम्बेसडर नहीं होगा जिसने उनके खिलाफ चिट्ठी ना लिखी हो कि जी हमारे यहाँ लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे। आपको पता है बाहर जो असाइलम सीकर के पासपोर्ट में बहुत सारी वहाँ पे भी मामलात होते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। बस एम्बेसी के स्टाफ के ऊपर भी बड़ा इल्जाम है। लेकिन मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब जो हैं, इन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने क्यों कहा कि इनके पास इटली, यूके, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे दीगर ममालिक के लोगों ने, और ख़ास तौर पे इटली ने कहा कि 3 लाख पाकिस्तानी आए हैं यूरोपीय यूनियन में, असाइलम सीख किया उन्होंने। अब आप हमें बताएं कि 3 लाख लोगों को जब हम असाइलम दे चुके हैं तो आपको विजिट वीज़ा क्यों दिया जाए? तो ये एजाज़ एक बहुत बड़ा फिगर है। और हमारे जब कोई बंदा आपका दूसरे मुल्क में असाइलम सीख करता है तो आपका जो इंसानी हकूक़ का दर्जा है वो गिर जाता है, उस मुल्क की रेटिंग गिरती है, बदनामी अलहदा होती है। ठीक है कि यार वहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं और देखें लोग वहाँ से निकल रहे हैं और इनकी लाइफ थ्रेट्स हैं। और जब एक झूठ बोलता है इंसान अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के साथ, तो मेरा ये ख्याल है काजी साहब का ये स्टैंस था कि आइंदा हम इन लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं देंगे, ये जाएं जिस मुल्क का मर्जी पासपोर्ट लें, और पाकिस्तान आना चाहते हैं तो एक सर्टन टाइम के बाद इजाज़त होती है आने की, वीज़ा लेके आएँ। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है, अगर इन्हें यहाँ ख़तरा है तो पासपोर्ट क्यों दिया जाए? तो ये वो स्टैंस था जिसके बाद इन्होंने इसको टेकअप किया मिनिस्ट्री के साथ, और मिनिस्टर साहब ने इस मामले को फिर जो है वो बाकायदा से उन्होंने इस पर हुक्म जारी किया। और अब बाकायदा एक कानून है, एक लेटर नोटिफाई हो गया है जो मैसेज को भी चला जाएगा कि आप ऐसे लोगों की दरख्वास्त वसूल ही ना करें जिन्होंने असाइलम लिया है दूसरे मुल्क में। वो अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो वीज़ा लेके आएँ, यहाँ तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वीज़े पे आएँ, वीज़े पे जाएँ, पाकिस्तानी नेशनलिटी क्यों लेना चाहते हैं? अच्छा, वैसे आसिफ, इसके हवाले से कानून में तरमीम होनी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तानियों को एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए पूरी दुनिया में आप उनको पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट से महरूम कर दें। मैं नहीं डाउट करता जो मैं एजाज आपको बताता हूँ, देखें इसमें कानून नहीं है। कंप्लीट मैं आपको उसकी बात जो आपने की है ना, ये ऐसा नहीं, कानून में नहीं है, रूल्स में था ये जारी करना, कानून में कहीं भी नहीं है। मेरी बात अगर आप पूरी हो लेने देते तो मैं शायद कन्वे कर पाता। कानून आपका बड़ा क्लियर है कि जो पाकिस्तान का शहरी है, चाहे वो असाइलम सीकर है या नहीं सीकर, उसको आपने पासपोर्ट देना है। लॉ इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, अगर आपने किसी को पासपोर्ट से महरूम करना है, मैं आपकी नीयत पे डाउट नहीं करता, ना वजारत दाखिला की और ना पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की, ये बिल्कुल उनकी ठीक नीयत होगी। ज़ाहिर ये तो ये इसलिए कर रहे हैं ना कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है या पाकिस्तान, लेकिन लॉ इज़ वेरी क्लियर। लॉ में कोई पाबंदी नहीं है अनटिल और अनलेस कि आप किसी बंदे की सिटीजनशिप रिवोक कर दें, और सिटीजनशिप रिवोक करने के लिए भी बाकायदा कानून मौजूद है। तो आई बिलीव कि ये जो इन्होंने ऑर्डर किया है, इसके ऊपर जो रेलिवेंट लेजिस्लेशन है वो भी होगी, क्योंकि अगर लेजिस्लेशन ना हुई तो ये मेरे ख्याल में मामला आज नहीं तो कल फिर प्रॉब्लम होगा और कोई भी बंदा ऐसे कोर्ट में ले जाएगा। जी एजाज, देखें जो असाइलम सीकर को वीज़ा पहले पासपोर्ट जारी किया जाता था ना, वो एक था NSV, नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन के स्टेटस देखें, बंदा पाकिस्तानी था, ठीक है। आपको पता है जो जहाँ पे रूल्स कानून से टकराते हैं तो कानून प्रीवेल होता है, और कानून और अगर आइन टकराएं तो आइन प्रीवेल होता है। ऐसे ही आपको पता है जिस मुल्क की भी आप नेशनैलिटी लेते हैं, अगर आप UK की नेशनैलिटी लेते हैं तो आप ताज बरतानिया और मलका बरतानिया की वफादारी का हल्फ लेते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का, तो जब एक पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ ये लिखता है, अपने उस इमरानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है जिसमें वो कहता है कि स्टेट में मेरी जान महफूज नहीं है,
ठीक है। तो बेसिकली अब उसने अपने उस इमरानी मुआहदे को खुद अपनी तहरीरी तौर पे दूसरे मुल्क जाकर उसको ब्रीच कर दिया है। तो ये आइन की रूह के मुताबिक है अगर उसकी नेशनैलिटी आप, और जो अगर आप कह रहे हैं ना कि कानून साजी, उसमें बात वो कर रहे थे कि हम कुछ अमेंडमेंट लेके इसलिए आएंगे, प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स लेके आएंगे और इसको हम आइंदा लागू करेंगे। और दूसरा एजाज़ एक और बात है, देखें इख्तलाफ राय हो सकता है, आप हम खुद क्रिटिकली जो है चीज़ों को देखते हैं, हमारे अगर फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है हम तनकीद करते हैं उसके ऊपर, लेकिन बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अनड्यू चीज़ों को, मतलब लतीफ़े बनाना, पाकिस्तान के अहम अहदेदारों के लतीफ़े बनाना, फ़ौजियों के लतीफ़े बनाना, फ़ौज के लतीफ़े बनाना, जुडिशरी के बनाना, हुक्मरानों के तो कुछ माइंड ही नहीं किया जाता। लेकिन यार पाकिस्तान की आफ्टर ऑल एक मुल्क है, एक स्टेट है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन आसिफ, मैं अब आपको एक थोड़ा सा ना हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। जी जी, मैं अगेन ये समझता हूँ कि जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का अमला है या इसके सरबराह है मुस्तफ़ा जमाल काजी, वेरी गुड, मतलब प्रोएक्टिव है, आई एग्री विद यू। वजारत दाखिला जो फैसले कर रही है उन अपने एक वो कर रहे हैं सिक्योरिटी लेंस से। उन्होंने लिखा है इस नोटिफिकेशन में, ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक साहब हैं, उनका नाम है अरशद शरीफ, पाकिस्तान से वो बाहर चले गए और बाहर में जाकर जो कुछ उनके साथ हुआ वो मेरे और आपके सामने, ठीक है, खुदा किसी के साथ भी ऐसा ना करे। एक दोस्त है हमारे, उनका नाम है अहमद नूरानी, पाकिस्तान से क्यों गए आपको आसिफ बहुत तफसील से पता है, और क्यों पता है, बैकग्राउंड भी पता है, मुझे भी पता है। उनका बड़ा जेन्युइन केस है, वो यहाँ पर तनकीद करते हैं, ऐसी ख़बरें भी करते रहे हैं और ऐसी बातें करते हैं जो यहाँ पर बाज़ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं है। उनसे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उनसे जो पासपोर्ट का जो पाकिस्तानी वो है वो भी छीन ले? अव्वल बात तो ये है कि शायद वो आए ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन ये तो एक बुनियादी हक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना ये जो बात आप कर रहे हैं ना, या जो गवर्नमेंट का स्टैंड है, मैं नीयत पे अगेन डाउट नहीं कर रहा, इनकी विजिलेंट होने पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन देर आर सर्टन वेरी जेन्युइन केसेस जिनके ऊपर ये मामला अदालत में भी जाएगा, और अनटिल कि अगर आपने लीगल वो ना की, अमेंडमेंट्स ना की, तो आई बिलीव आपने बता दिया कि शायद वो कह रहे हैं जो मामला है ना, इसमें दो तीन चीज़ें ये बड़ी बारीक हैं, ये इस पे बड़ी डिबेट भी हो सकती है। अहमद नूरानी पाकिस्तान के बड़े मायानाज तहकीकाती सहाफ़ी रहे हैं, उन्होंने कभी किसी के कहने पे ख़बर नहीं की, ऐसे ही उन्होंने हमेशा तहकीकाती सहाफ़त की। पाकिस्तान में वो मरते मरते भी बचे हैं, ऐसे ही उनके, आपको याद है जब रॉड्स मारे गए थे? जी, मैं उधर मैं मौके पे पहुंचा था, आप साथ थे, मैं ठीक साथ है। था। और उससे पहले हमें थ्रेट्स भी थी कि उनके ऊपर अटैक होगा, और हम नहीं रोक सके थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो खबरें की हैं वो शायद पाकिस्तान में होते तो हम उनकी ज़िंदगी और सलामती के बारे में, ये उनका जेन्युइन कंसर्न था। लेकिन एजाज़, ये जो 3 लाख बंदे ने दरख्वास्त यूरोपीय यूनियन में जाके दी है ना, ये सारे अहमद नूरानी नहीं है। नहीं, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। वो ट्रेंड थी। आप जिस तर्ज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी एक अलमिया है, मसला है उन लोगों को, अगर वो पाकिस्तान। अच्छा, फिर एक और मैं बात बताऊँ, क्योंकि जो बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट हैं ना, उनकी एक थोड़ी ट्रेनिंग है अल्फाज के चुनाव की और बात करने के सलीके की, वो शायद उस तरीके से लोगों को की इज़्ज़त नफ्स और उसको नहीं उछालते, अनलेस के जब तक उनके पास कोई मटेरियल ना हो और वो कहते हैं कि जी ये है, अब इसका जवाब दें। अगर उससे किसी की कोई समझता है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो गई है, तो वो फिर उसका मसला है। लेकिन जो 3 लाख दरख्वास्त है ना एजाज, इसके आपको मैं सेफली बता रहा हूँ कि इसमें 99% बंदे वो होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के असूल के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम। मैं एक लाइन बोलूँगा जी, ये खाली अहमद नूरानी का मामला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ, वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। ये जेल में वाक़या हुआ था, मैं कवरेज के लिए गया था, उनका फैक्ट्री जला दी गई और लोग डर के यहाँ से चले गए। 1-2 अदालती केसेस हैं, फिर अहमदी कम्युनिटी के लोग गए हैं। वो मेरी बात सुने, उनके पाकिस्तान आने पे पाबंदी नहीं है। हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मुझे एक बात वो असाइलम लेते हैं बाहर। लेकिन चले हम एक देखें ना, एक फोरम है, इसके ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, फूड फॉर थॉट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जीतने के लिए बहस करें। नहीं। मुझे एक बात बताएं,
एक बंदा पाकिस्तान का कहता है मेरी यहाँ पे लाइफ को बड़ा ख़तरा है और सारा कुछ, ठीक, दूसरे मुल्क का पासपोर्ट ले लेता है। पाकिस्तान उसके आने पे पाबंदी नहीं है, वीज़ा लेके वो आ सकता है, आए अपने रिश्तेदारों को मिले, चला जाए, जो भी करे। अगर उसको दोबारा पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए ना, तो मेरी तो ये शर्त है कि फिर ये शर्त रखी जाए कि आप दूसरी नेशनलिटी विड्रॉ करें। अच्छा वैसे, फिर देखते हैं कितने लोग लेंगे। अच्छा वैसे आपस की जी, बात जी। है, जो बंदा बाहर असालम लेता है ना, जी जी उसका नाम ECL पे होता है। ये एक पैटर्न है, तरीकाकार है, उसका नहीं, वो नाम ठीक ब्लैक है। लिस्ट भी होता है ECL नहीं पे नहीं, भी लेकिन उसके वो पाकिस्तान आ सकता है, वीज़ा लेके आ सकता है, उसमें पाबंदी नहीं है। देखें, अगर ये पासपोर्ट देना है तो आप देखें दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे रूटीन में कानूनी भी अगर आप जाते हैं, इंडिया में सिंगल नेशनैलिटी या आप डुअल नेशनैलिटी रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर कोई वापस आना चाहता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेना चाहता है, तो मेरा ख्याल है लेजिस्लेशन ये होनी चाहिए कि वो दूसरी नेशनैलिटी विड्रॉ करे, वापस ले ले, ठीक है हमारा भाई है। बिल्कुल ठीक, लेकिन हम क्यों डाउटफुल लोगों को वापस पाकिस्तानी नेशनैलिटी दें जो कल फिर हमारी स्टेट पे कोई इल्ज़ाम लगाएं। बिल्कुल ठीक बात। तो आपकी एजाज स्टेट इतनी अच्छी भी नहीं है और कोई 16 साल नहीं, दोशीज़ा भी नहीं है। चले छोड़े, ये लंबी बहस हो जाएगी, ठीक हम है। कहीं और चल रहे हैं, हाँ, टाइम नहीं है, आगे अगले मौजू पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा एजाज ये बताएं कि क्या कहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने। अच्छा आसिफ, आज एक रिपोर्ट लॉन्च थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, और ये रिपोर्ट लॉन्च की थी एक स्नोबर इंस्टीट्यूट है। एजाज चौधरी साहब आपको पता है हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। फिर एक है सेंटर फॉर लॉ एंड सिक्योरिटी, और उनके साथ है द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज। तो इन तीनों इदारों ने इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में एक रिपोर्ट लॉन्च की है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। मेन उनके जो 3 पॉइंट है ये कि जो फॉरेन पॉलिसी है या खारजा पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, ये पार्लियामेंट में आनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी पॉलिसी का बड़ा अहम गैर मामूली बयान दिया है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और उनको मुबारकबाद दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ साहब ने भी, साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने भी पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड किया नरेंद्र मोदी ने। अब वज़ीर दिफा साहब ने जो बयान दिया है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि बड़ा मैंने उसकी ट्रांसलेट किया है ताकि केयरफुल है, क्योंकि बड़ा अहम बयान है। मैं 1 मिनट का बयान है, मैं पढ़ देता हूँ और मेरे ख्याल में इस पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ। वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हालिया इंतखाबात के बाद भारत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। मिस्टर मोदी अब इतने कंफर्टेबल नहीं, उनके पास एक इत्तेहादी हुकूमत है, अगर उसे मुनासिब अंदाज से मैनिपुलेट किया गया तो वो उसके लिए मसाइल पैदा कर सकती है। यानी कि इत्तेहादी हुकूमत के अंदर को मैनिपुलेशन हुई तो वो मोदी साहब के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी स्टाइल में मैनिपुलेट की गई तो वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा, मुनाफा बख्श होगी, फ़ायदामंद होगी। फिर कहते हैं कि हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाना होगी कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के, फिर वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से भारतीय रवैये में मैं कोई तब्दीली या म्यारी तब्दीली नहीं देखता। ये हमारे वज़ीर दिफा कह रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के स्टेटस में जो तब्दीली की है, अगर भारत में कोई नई हुकूमत भी हो तो उसके लिए भी इस स्टेटस में तब्दीली बहुत मुश्किल होगी, लिहाजा हम भारत में तब्दीली पर शर्त नहीं लगा सकते, बेट नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने कहा हमें सूरत हाल से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना होगा। ये सफारतकारों और सिक्योरिटी के माहिरीन का काम है कि वो रास्ता ढूंढें, हमारी सियासी क़यादत बड़ी माहिर है। और फिर आगे चल के उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ा मुश्किल मामला है। एक तरफ वेस्ट है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, और हमारी जो ज़रूरियात हैं उनके लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को हमारी राइट साइड पे होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ चीन और रूस हैं और हमारे रीजनल मफादात हैं। तो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी बड़ी मुश्किल है। हमें पड़ोसियों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं और हमें अपनी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। और फिर एंड पे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान की जो रिप्यूट है ना, वो हमारी जो तीन चार दहाइयों में जो हमारा रोल रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें जो रोल हमने प्ले किया, हमारी कोई रिप्यूट अच्छी नहीं है, हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है अच्छी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं 1991 में से पार्लियामेंट में हूँ,
मैंने आज तक कभी जो खारजा अमूर की जो पॉलिसी है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हुए नहीं देखी। और फिर कहते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारी खारजा पॉलिसी बनती कहाँ है। तो ये बड़े अहम बयानात हैं, अहम बयान हैं ये। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कहते हैं कि हमें, उन्होंने अपना नज़रिया भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें 3-4 साल अपनी मईशत के ऊपर गौर देना होगा ताकि एक रूम पैदा कर सके, और वो जो रूम पैदा होगा वो हमें खारजा पॉलिसी में भी फ़ायदा देगा और बाकी जगहों पे भी। तो मेरे ख्याल में ये बयान जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ने बड़ा जुमानी और बड़ा धुआंधार बयान दिया है। देखा जाए तो दोनों बयान एक दूसरे से मुतसादम हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की और नवाज शरीफ साहब की थिंकिंग है वो है इंगेजमेंट की, कि हिंदुस्तान के साथ इंगेजमेंट करें, और ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान की रियलिटीज़ वो बयान कर रहे हैं। तो लगता है कि अभी जो हिंदुस्तान के वाले से जो वन पेज है, शायद मुझे लगता है कि अभी उसमें फ़र्क है। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब जो है ना, वहाँ यहाँ भी मसलहत से काम लिया उन्होंने। एग्जैक्टली उन्हें पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कहाँ बनती है, वो बताना नहीं चाह रहे, नाम नहीं लेना चाह रहे। ख्वाजा आसिफ साहब बीच में आपको पता है ना फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, तो उन्हें ये भी पता है कि दिफाई पॉलिसी जहाँ बनती है खारजा पॉलिसी भी वहीं बनती है। और वो बाद में पढ़ के कौम को ख्वाजा साहब की ड्यूटी है बताने की कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या और दिफाई पॉलिसी क्या है। तो खैर जो बातें उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के वाले से की हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि ऐसी चीज़ें, लेकिन इंडियन वोटर ने जो है ना वो जो मैसेज दिया है, मोदी साहब और उनकी जमात भी शायद समझे, और अगर समझेगी तो यकीनन खित्ते के लोगों की बेहतरी होगी कि टूवर्ड्स जो उनके नेबर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, और इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके हवाले से अगर उनकी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी तो शायद वो रिवाइव करेंगे अपने उस। अच्छा आसिफ, मेरी तो आपसे बातें पूरी हो गई हैं। अब आप गप लगाएं अवैस यूसुफजई से, बड़ा अहम केस है, तो मुझे इजाज़त दें, ठीक है? तो नाजरीन, आसिफ बशीर और अवैस यूसुफजई अभी आपके साथ होंगे, मैं इजाज़त चाहता हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं अवैस यूसुफजई से। अवैस, बड़ा अहम आज फैसला आया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की अदालत से, और बज़ाहिर बहुत आने वाले दिनों में ये अहम मामला होता नज़र आता है। ये इंतखाबी उज़रदारी थी जो जिसकी समाअत हो रही थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं उनकी सरबराही में। तो जहांगीरी साहब पे फिर हुक्मरान जमात के जो लोग यहाँ से इस्लामाबाद से जीते हुए हैं, उन्होंने एक एतराज़ किया कि ये बड़ी स्पीड से चला रहे हैं इस ट्रायल को और बाइस हैं, और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की, और इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे ऑर्डिनेंस जो अभी रिसेंटली जो आया है उसकी रोशनी में ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया, और उसके बाद फिर आज जो समाअत हुई। तो ज़रा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड और डिटेल बताएं कि ये क्या है और आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया था विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया था। इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं वहाँ से ये इलेक्शन पिटीशंस दायर की गई। शोएब शाहीन एडवोकेट, अली बुखारी एडवोकेट और आमिर मसूद जो हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो इंतखाबी नताइज हैं उनमें धांधली हुई है और वो दुरुस्त नहीं है, और उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट्स जीते हैं वो दुरुस्त तरीके से नहीं जीते। तो जो इलेक्शन पिटीशन होती है उस पर 180 दिन में डिसाइड करना होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, लेकिन जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने इसको बड़े अच्छे अंदाज में इलेक्शन पिटीशंस को चलाया, और वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। इसमें जो मेन मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो फॉर्म 45, 46, 47 मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज़ जमा कराई गई, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट थे उनकी जानिब से जमा नहीं कराई जा रही थी ताकि वो मैच की जा सकें। तो अब जो अदालत का ऑर्डर था जो ट्रिब्यूनल का, उसमें रिटर्निंग अफसर को भी हिदायत की गई थी कि वो ये फॉर्म्स जमा कराएं और विनिंग कैंडिडेट्स को भी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है इसमें कुछ टाल मटोल का मुजाहरा कर रहे थे। ताखीरी हरबे जो आपको पता है होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन वो ताखीरी हरबे चल नहीं रहे थे इस ट्रिब्यूनल के सामने, क्योंकि तारिक जहांगीरी साहब ने यह ऑर्डर किया था कि जो इसमें पेश नहीं होगा उसके ख़िलाफ़ एक तो एक तरफ़ा कार्रवाई होगी,
और अगर तो जो कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट, वो कंप्लाई नहीं करता ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, तो वो ये जहन में रखे कि उसके खिलाफ रुकनीत मुअत्तल करने का ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल जारी कर सकता है। तो ये बड़ा एक सख्त जो है मैसेज था उनके लिए। फिर एक और बड़ा दिलचस्प ऑर्डर किया जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने, कि जो रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हो रहे थे उनको आखिरी वार्निंग दी और उन पे 15-15 हज़ार रुपये जुर्माने किए, और ये हुक्म भी दिया कि जो कार्रवाई है वो जो मुकर्ररा वक्त है उसमें पूरी की जाएगी। तो इस पर जो तीनों कैंडिडेट हैं, विनिंग कैंडिडेट, वो इलेक्शन कमीशन चले गए और उन्होंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल जज हैं वो बाइस्ड हैं और वो नेपोटिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, फेवरेटिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं और वो तेज़ी से केस को चला रहे हैं। तो इस पर आज जब इलेक्शन ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फिर उस पर वो चेंज कर दिया, यानी जी उनकी दरख्वास्त मंजूर करके जस्टिस जो रिटायर्ड हैं अब्दुल शकूर प्राचा, उनको नोटिफाई कर दिया और वो जो रिकॉर्ड है जस्टिस जहांगीरी साहब के पास था वो भी मंगवा लिया। तो ये जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये ऑर्डिनेंस था वो तो पहले ही चैलेंज हो गया था, दरख्वास्तें दायर हो गई थी, लेकिन ये दरख्वास्तें पेंडिंग होते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की कि जो ट्रिब्यूनल था वो चेंज कर दिया और रिकॉर्ड भी उनसे मंगवा लिया। इस पे आज चीफ जस्टिस ने काफ़ी हैरानगी का भी इजहार किया और बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये कौन सी पावर है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया, ये तो हाई कोर्ट भी नहीं करती। जब कोई केस ट्रांसफ़र होता है तो इसको एक प्रोसीजर होता है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है वो पहले मुतलका जो जज होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके पास दायर की जाती है और वो उसको डिसाइड करते हैं या रिक्यूज़ कर लेते हैं। एक प्रोसीजर है, वो अगर ना करें तो फिर आपने हायर फोरम या किसी और फोरम पे जाना होता है। तो जो प्रोसीजर था वो एडॉप्ट नहीं हुआ, तो इस पर काफ़ी आज बरहमी का इजहार भी किया। और शोएब शाहीन एडवोकेट ने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई कोर्ट को, जब उन्होंने पूछा कि ये अचानक ये क्या हुआ सारा तरीक़ेकार और जवाब क्यों नहीं जमा कराया जा रहा फरीकैन की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने ओपन कोर्ट यानी जब वो इसकी कार्रवाई कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि आपने एफिडेविट देने हैं और उसमें आपने ये बताना है कि आप जो विनिंग कैंडिडेट है उन्होंने बताना है कि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहते हैं कि उन्होंने ये जो इलेक्शन है वो जीता है दुरुस्त तौर पर। तो जब ये बयान हल्फी मांगा गया और फॉर्म 45, 46, 47 मांगे गए तो वो भाग गए, ये शोएब शाहीन का कहना था। तो मेरा ख्याल है कि अब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने काफ़ी सख्त ऑर्डर किया है, इस पे बरहमी का इजहार एडिशनल अटॉर्नी जनरल पे भी किया है और ये कहा है कि आप सिर्फ उस बात को डिफेंड करें जो आप डिफेंड कर सकते हैं। आप ऐसी बात को डिफेंड ना करें कि खुद को बंद गली में दाखिल कर लें या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लें। तो अब जो ऑर्डर हुआ है आज, उसमें उन्होंने एक तो इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दी है कि आप एक अच्छा वकील हायर करें और वो तैयारी के साथ आइंदा समात पे 24 जून को अदालत के सामने पेश हो। दूसरा ऑर्डर यह है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो खुद अदालत की मुआवनत के लिए अदालत के सामने पेश हों। और तीसरी बात यह है, उन्होंने कहा है कि जो अंजुम अकील खान का हवाला दे के वो आइंदा समात पे खुद पेश हों और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पे इल्ज़ामात लगाए हैं नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के, और उसका जो इल्ज़ाम है उसका कोई सबूत दें, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए वो रेडी रहें। और ये भी जहन में रखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि 5 साल के लिए नाअहली हो सकती है। तो ये आज सारी कार्रवाई। तो ये तो बड़ा अदालत का, मेरा ख्याल है कि अदालत को बिल्कुल अदालत का यहाँ तक ये करना कि अगर आपने एक जज को एक्यूज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट उसी इल्ज़ाम पे जो है वो ट्रायल एक रिटायर्ड जज के हवाले कर देता है, तो ये तो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक अदम इत्मीनान का इजहार है और अदम एतमाद का इजहार है। बिल्कुल। तो अच्छा है कि ये इसको चलें, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं, साबित कर देते हैं अगर वो कि वो वाकई वो कोई जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे थे तारिक जहांगीरी, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर जाहिर है कि अदालत इसके मुझे तो साहब ये लग रहा है दौरान समाअत के चीफ जस्टिस ये समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज इब्तदाई समाअत की, फिर इलेक्शन कमीशन को मौका दिया कि वो सोच के इस पर जवाब दें। वो ये समझ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा अपोलोजेटिक होगा और आके बताएगा कि हम इसको रिवर्स कर देते हैं चीज़ों को और ये दुरुस्त नहीं हुई या मशवरा दुरुस्त नहीं दिया गया। लेकिन जब उन्होंने डिफेंड किया तो इस पे वो जो है थोड़ा सा गुस्से में आया चीफ जस्टिस और उन्होंने कहा
कि अगर आप इसको डिफेंड करेंगे तो फिर डिफेंड करें, तो मैं इस पे ऑर्डर जारी करूंगा और फिर इस पे हम देखेंगे कि हमारे क्या इख्तियारात हैं और इलेक्शन कमीशन के क्या कमीशन के इख्तियारात क्या हैं। इख्तियारात। तो चलें, मैच दिलचस्प मरहले में, और इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून की हैं शायद तीनों ही, तो उनके ऊपर आने वाले दिनों में अहम कोई फ़ैसला जो है वो भी हो सकता है। तो आज तक तो इतना ही था। तो नाज़रीन, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, शो के हवाले से भी कोई तजावीज़ देना चाहें वो भी talkshock777@gmail पे ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।